हाँ जी बच्चों, सुनना मेरी बात ध्यान से। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था उसी के आगे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ा रहे थे सर? अभी बता देता हूं क्या पढ़ा रहा था। सर लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो सेक्शन 112 और 113 जो कि किसके थे? रिप्रेजेंटेटिव के थे, वो हमने खत्म कर दिए थे। और आज की क्लास से हमें वोटिंग के जो सेक्शन है वो यूज स्टार्ट करने हैं। कौन से सेक्शन स्टार्ट करने हैं? वोटिंग के जो सेक्शन है वो हमको स्टार्ट करने हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। 104 हमने पढ़ लिया, 105 हमने पढ़ लिया, 112 और 113 हमने पढ़ लिया। अब हमें चालू करना है सेक्शन 106 से, यूज ऑफ वोट्स डिफरेंटली। किससे चालू करना है? सेक्शन 106 से, यूज ऑफ वोट्स डिफरेंटली। क्लियर है? अच्छा बेटा मेरी बात सुनना। शो ऑफ हैंड पे तो हर पर्सन के पास एक ही वोट होता है। शो ऑफ हैंड पे तो हर पर्सन के पास एक ही वोट होता है कि नहीं होता? शो ऑफ हैंड पे तो हर पर्सन के पास एक ही वोट होता है। अरे हाँ सर बोलो तो सही। हाँ सर होता है। लेकिन पोल पे तो हमारे पास उतने वोट होते हैं जितने हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास 400 शेयर है। मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि 400 में से 300 शेयर फेवर में डाल दिए और 300 वोट फेवर में डाल दिए और 100 वोट अगेंस्ट में डाल दिए। अच्छा 400 वोट है, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या 400 में से 300 वोट डाले नहीं, सिर्फ 100 ही डाले? तो सेक्शन 106 ने बोला दोनों कर सकते हो। बोले यू कैन यूज योर वोट्स डिफरेंटली। बोले जब वोटिंग बाय पोल हो, देखो शो ऑफ हैंड पे तो वोट ही एक है, एक का तो आधा करोगे नहीं ना भाई साहब, तो भैया तब तो वोट ही एक है। लेकिन किसके केस में? पोल के केस में तो आपके पास बहुत सारे वोट्स हैं। पोल के केस में तो आपके पास बहुत सारे वोट्स हैं। तो क्या मैं पोल के ऊपर ऐसा कर सकता हूं क्या कि कुछ वोट फेवर में डाल दिए, कुछ वोट अगेंस्ट में डाल दिए, कुछ वोट डाले तो डाले, कुछ नहीं डाले तो नहीं डाले, सारे वोट यूज नहीं करे, कुछ वोट यूज कर लिए, कुछ बोले बाढ़ में जाए आग लग जाए, कर सकता हूं क्या? तो 106 ने बोला सब कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है करो। लॉ बोला हमें कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। लॉ क्या बोला? यूज ऑफ वोट्स डिफरेंटली, सेक्शन 106। देखो अपना 105 तक हुआ है। 105 है प्रॉक्सी का, 105 है प्रॉक्सी का, है कि नहीं है? बीच में उछल के 112 113 आ गए, नहीं तो 105 तक सारे सेक्शन कंप्लीट है स्टार्टिंग फ्रॉम 96, कोई भी नहीं बाकी। अब अपने को पढ़ना है सेक्शन 106। इन्होंने बोला ऑन पोल बीइंग टेकन, बोले अगर POLL होता है, मेंबर या प्रॉक्सी नीड नॉट यूज ऑल हिज वोट्स। बोले मेंबर को या प्रॉक्सी को अपने सभी वोट्स यूज करने की आवश्यकता नहीं। मेंबर और प्रॉक्सी नीड नॉट यूज ऑल हिज वोट्स। ऑन पोल बीइंग टेकन अ मेंबर प्रॉक्सी नीड नॉट कास्ट इन द सेम वे ऑल द वोट्स ही यूज। सबसे पहली तो सारे वोट यूज नहीं करने, और दूसरा बोल रहा है नीड नॉट कास्ट इन द सेम वे ऑल द वोट्स ही यूज। मतलब जो वोट आप यूज कर रहे हो सभी वोट्स को सेम वे में कास्ट करने की जरूरत नहीं। कास्ट करना मतलब वोट डालना, सभी वोट को सेम तरीके से कास्ट करने की आवश्यकता नहीं। बोलिए आया क्या? अरे बोले आया क्या? चलो इधर देखना। तो इन्होंने बोला मेंबर या प्रॉक्सी नीड नॉट यूज ऑल हिज वोट्स, नीड नॉट कास्ट इन द सेम वे ऑल द वोट्स ही यूजेस। याद रखोगे क्या? बताओ। अरे बताओ यार। हाँ भाई आप कोई नए किरदार हो क्या महाभारत के? क्या नाम है आपका? दुर्योधन? क्या? आर्यन? साहिल? अमन नहीं है क्या? यार अमन रखो यार, बढ़िया नाम है। ठीक है, साहिल नाम है। साहिल माने हवा वाला साहिल। हवा ही होती है साहिल तो। किनारा होता है क्या? अच्छा तो आप किनारा हो मतलब। खैर चलो, तो आपका जो नाव था कौन से किनारे पे अटका था इतने दिन तक? है भाई बताओ तो सही, किस किनारे थे आप? हमारे किनारे तो थे नहीं। एग्जाम अब बच्चे थोड़े से दिन के 6 महीने दूर है। कहां थे? इतना लेट कैसे आए? शर्मा रहा है जैसे कि रिश्ते की बात कर रहा हूं। यार नीचे देख रहा, बोले नहीं देखते हैं। बोले लड़की की नाम ही हाय है। बताओ तो सही, मतलब कोई रीजन नहीं है तो कहां भटक रहे थे फिर इतने दिन? बताओ तो सही, तो क्या कर रहे थे घर पे? बोले सर धूमता ना धूमता ना तो। चलो एक तो यहाँ आगे बैठ गया और पहले दिन हो रहा है। चलो किसी ने बताया नहीं था कि तेरे को यहाँ नहीं बैठना होता? बता दिया था कि। चलो फिर भी बेचारा बैठ गया, हिम्मत है। चलो नहीं वो KGF मूवी नहीं देखी तूने?
देख फर्स्ट पार्ट देख, रॉकी है, बोले मैं रॉकी हूं है। चलो पता है ना रॉकी कौन था? चलो कह रहा हो कोई नहीं, बोले मैं भी चैलेंज लूंगा। चाहिए क्या तुझे ये तो बता। हाँ सेकंड भी देखा, फर्स्ट देख गया। अच्छा चलो खैर छोड़ो, चाहिए क्या तुझे बता। बोले दुनिया चाहिए सर दुनिया। खैर सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं एक्चुअली कल फ्लाइट में बैठा था, केजीएफ ही देख रहा था, तो उसके 2-5-6 डायलॉग तो लड़ने मुझे। आ जाओ यूज करने वाला हूं आज मैं सारे। क्यों निशा आ जाओ आ जाओ। ये पक्का मेरी शिकायत करेगी मोदी जी को जाके। चलो तो देखो सुनना, 106 का पहला पार्ट समझ में आया। अब 106 ही कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अब सवाल ये उठा क्या किसी मेंबर को मीटिंग में वोट करने से रोका जा सकता है? किसी मेंबर को, ये मीटिंग में आई ये क्या नाम है आपका, खुशबू, पुष्कर, क्या बोल रही है, पुष्का, अनुष्का सॉरी। तो ये अनुष्का क्या है, आई किस में आई, मीटिंग में आई, कंपनी की मेंबर है। कंपनी ने से भगा दिया, बोले तेरे को वोट नहीं करने देंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप किसी मेंबर को मीटिंग में वोट ना करने दो? तो सेक्शन 106 बोला अगर सबसे पहली चीज आप किसी भी मेंबर को मीटिंग में वोट करने से रोकना चाहते हो तो ये चीज आर्टिकल्स में अलाउड होनी चाहिए। बोले एक्सप्रेस प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड। क्या बोला इन्होंने? एक्सप्रेस प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स। अगर आप किसी बंदे को मीटिंग में वोट करने से रोकना चाहते हो, अगर आप किसी बंदे को मीटिंग में वोट करने से रोकना चाहते हो तो आर्टिकल्स के अंदर अलाउड होना चाहिए। अच्छा पर आर्टिकल्स में तो चलो अलाउड है, तो बेमतलब का रोक दें क्या? ये मीटिंग में बोली तेरी शक्ल पसंद नहीं है तुझे वोट नहीं करने देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई कारण तो होगा ना किसी को वोट करने से रोकने देने का, कोई कारण तो होगा। तो लॉ बोला 2 कंडीशन पूरी हो तो वोट करने से रोक देना। सबसे पहला तो शेयर्स के ऊपर कॉल मनी अनपेड चल रहा है, शेयर्स के ऊपर कॉल मनी अनपेड चल रहा है। और जब शेयर्स पे कॉल मनी अनपेड चलता है और कंपनी के बहुत बार रिमाइंडर देने के बाद भी शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं चुकाता है तो कंपनी शेयर्स के ऊपर लिएन कर लेती है। लिएन करने का मतलब होता है कब्जा करना। तो लॉ बोला अगर शेयर्स के ऊपर कॉल मनी पेंडिंग चल रहा है, लॉ बोला अगर शेयर्स के ऊपर कॉल मनी पेंडिंग चल रहा है और कंपनी ने शेयर्स के ऊपर लिएन कर लिया है, कंपनी ने शेयर्स के ऊपर लिएन कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो फिर मेंबर को मीटिंग में वोट करने से रोका जा सकता है। तो क्या लिखा है? एक्सप्रेस प्रोविजन इन द आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड टू रिस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स। बोले सबसे पहली चीज तो एक्सप्रेस प्रोविजन इन द आर्टिकल्स चाहिए। फिर वैलिड ग्राउंड क्या है, मतलब आप किसी बंदे को वोट करने से कब रोक सकते हैं? कॉल ऑन शेयर्स और एनी अदर सम प्रेजेंटली पेबल बाय द मेंबर हैव नॉट बीन पेड। या तो शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं चुका रहा या जो भी पैसा शेयर होल्डर को चुकाना है वो नहीं चुका रहा। और दूसरी चीज कंपनी हैज एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज कर लिया है? एनी राइट ऑफ लिएन ऑन शेयर्स। मतलब आप ये समझो अगर शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट रोकने हैं तो मेरे हिसाब से टोटल 3 कंडीशन है, तीनों पूरी होनी चाहिए। पहला एक्सप्रेस प्रोविजन इन द आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड, दूसरा कॉल ऑन शेयर्स इज अनपेड और तीसरा कंपनी हैज एक्सरसाइज लिएन ऑन शेयर्स। बोले तीनों की तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो मेंबर को मीटिंग में वोट करने से रोका जा सकता है। सवाल उठा है इन 2 रीजंस के अलावा किसी और रीजन की वजह से भी मेंबर को वोट करने से रोक सकते हैं क्या? तो लॉ बोला सिर्फ ये जो 2 कंडीशन है ये पूरी होंगी तो ही आप मेंबर को वोट करने से रोक सकते हैं। किसी भी दूसरे ग्राउंड पर, किसी भी दूसरे रीजन पर आप मेंबर को वोट करने से नहीं रोक सकते। अ कंपनी शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट ऑफ एनी मेंबर ऑन एनी अदर ग्राउंड। कंपनी किसी भी अदर ग्राउंड पे किसी भी मेंबर को वोट करने से नहीं रोकेगी। तो सबसे पहला वोट करने से रोकना है तो एक्सप्रेस प्रोविजन रिक्वायर्ड है आर्टिकल्स में। दूसरा कॉल ऑन शेयर्स क्या होने चाहिए? पेड नहीं होने चाहिए। तीसरा कंपनी ने क्या एक्सरसाइज कर लेना चाहिए? लिएन। अगर ये सारी की सारी कंडीशन पूरी हो गई तो आप शेयर्स के ऊपर लिएन एक्सरसाइज कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या मेंबर को मीटिंग में वोट करने से रोक सकते हैं, आएगा केस स्टडी। तो आपको पहली कंडीशन लिखनी है एक्सप्रेस प्रोविजन इन द आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड, दूसरी कंडीशन लिखनी है कॉल ऑन शेयर्स हैव नॉट बीन पेड, तीसरी कंडीशन लिखनी है कंपनी हैज एक्सरसाइज लिएन ऑन शेयर्स। फिर लिखना है इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट अ मेंबर फ्रॉम वोटिंग इन द मीटिंग। बोलिए आया कि नहीं आया? अब आके 106 खत्म हुआ। तो 106 में क्या क्या बातें आ गई?
106 में पहली बात तो ये आ गई कि अगर पोल से वोटिंग हो रही है तो मुझे सभी वोट्स यूज करने की जरूरत नहीं है और सभी वोट्स को सेम तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है। आगे आया 106, बोले अगर मेंबर को वोट करने से रोकना है तो एक्सप्रेस प्रोविजन आर्टिकल्स में चाहिए, कॉल ऑन शेयर्स पेड नहीं होने चाहिए और कंपनी ने शेयर पे लियन कर लिया हो। तो अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई तो वोट रखने से रोक सकते हैं। तो ये दो प्रोविजन 106 में। बोलो आगे क्या? चलो आगे बढ़ो। अब आता है 107 और 108 और 109 और 110। ये सारे सेक्शन वोटिंग के हैं। पहले 107 पढ़ा रहा हूं, फिर आज 109 पढ़ाऊंगा और कल 110 पढ़ाऊंगा और उसके बाद पढ़ाऊंगा 108। पहले 107 आज पढ़ा रहा हूं, प्रोबेबली 109 भी आज पढ़ा दूंगा। 107 आज पढ़ा रहा हूं, 109 आज पढ़ा रहा हूं। टाइम बचेगा तो 110 भी आज चालू कर देंगे और फिर कल की क्लास में चालू करेंगे 108, जो कि एक बड़ा सेक्शन है, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले 107 तो ये बताता है मीटिंग में वोट करने के तरीके क्या है। तो बोलता है मीटिंग में वैसे तो वोटिंग शो ऑफ हैंड से होती है, वैसे तो वोटिंग बोले मीटिंग में कभी भी वोटिंग होगी तो शो ऑफ हैंड से होगी, लेकिन बोले 109 के अकॉर्डिंग मीटिंग में वोटिंग पोल से भी हो सकती है और 108 के अकॉर्डिंग मीटिंग में वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी हो सकती है। नॉर्मली वोटिंग कैसे होती है? बाय शो ऑफ हैंड। लेकिन बोले अगर 109 बोलेगा तो मीटिंग में वोटिंग पोल से हो जाएगी और 108 बोलेगा तो मीटिंग के अंदर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो जाएगी। बोलिए आया? तो 108 ऑनलाइन वोटिंग का है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है। 109 वोटिंग बाय पोल का है और 107 शो ऑफ हैंड का है। लेकिन मैं आपको बता दूं इन तीन तरीकों के अलावा मीटिंग में वोट करने का चौथा तरीका भी है, पोस्टल बैलेट। क्या है? जिसके ऊपर सेक्शन लगता है 110। अब अपने माइंड में क्लैरिटी डेवलप करो। वोटिंग कैन टेक प्लेस बाय 4 मीन्स। वोटिंग कैन टेक प्लेस बाय सेक्शन, पहला है शो ऑफ हैंड 107 में, फिर है वोटिंग बाय पोल 109 में, एक है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 108 में और एक है पोस्टल बैलेट 110। तो इसी पेज की बॉटम मार्जिन में लिखना, वोटिंग कैन टेक प्लेस by any of the following 4 ways. Voting can take place by any of the following 4 ways. Voting can take place by any of the following 4 ways. ठीक है? Voting can take place by any of the following 4 ways. A point लिखो, show of hands. A point लिखो, show of hands. बी पॉइंट लिखो पोल, POLL पोल। सी पॉइंट लिखो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सी पॉइंट लिखो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और लास्ट डी पॉइंट लिखो पोस्टल बैलेट। लास्ट डी पॉइंट लिखो पोस्टल बैलेट। लिख दिया क्या? ये मीटिंग में वोट करने के कितने तरीके हो गए? 4। पोस्टल बैलेट की स्पेलिंग सही लिखना, POSTAL पोस्टल और फिर बैलेट BALLOT। क्लियर है क्या? चलिए अच्छा, अब लॉ क्या बोला? पढ़ना, एट अ जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन शैल बी डिसाइडेड ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। मतलब जनरल मीटिंग में अगर कोई भी रेजोल्यूशन डिसाइड करना है तो वो कैसे डिसाइड होगा? शो ऑफ हैंड्स से। अनलेस क्या? सबसे पहली चीज, a poll is demanded under section 109 या voting is carried out electronically under section 108। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? चलो अब मैं एक चीज बताता हूं, कंपनी में जब भी वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड होती है, वोटिंग बाय तो शो ऑफ हैंड में तो क्या होता है? हाथ रेज हो जाते हैं और वोट गिन जाते हैं। अब सर शो ऑफ हैंड हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, इस बात का क्या प्रूफ है कि शो ऑफ हैंड हुआ था? देखा जाए तो शो ऑफ हैंड तो एक ओरल प्रोसीजर है। देखा जाए तो शो ऑफ हैंड तो एक ओरल प्रोसीजर है। क्या प्रूफ है कि शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन पास हुआ था? तो लॉ बोला जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मीटिंग के मिनट्स बनेंगे। मीटिंग के क्या बनेंगे? मिनट्स। मैंने क्लास में सोचो कितनी बार आपको अब तो मिनट्स के बारे में बता दिया, पता नहीं कितनी बार बता दिया। सर जब भी कंपनी की मीटिंग होती है तो मीटिंग हेल्ड हो जाने के बाद मीटिंग में जो डिस्कशंस हुए और मीटिंग के अंदर जो डिसीजंस लिए गए उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड बनता है और उस रिटर्न रिकॉर्ड को बोला जाता है मिनट्स। नहीं बताया होगा तो कम से कम 10-15 बार आज तक मैं आपको बता चुका हूं। तो लॉ बोला एक बार रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड पास हो गया है तो कंपनी के मिनट्स बुक में उसकी एंट्री कर लेना, और एक बार मिनट्स बुक में उस रेजोल्यूशन की एंट्री हो गई
तो ये इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड पास हुआ है। और बोले जब आप मिनट बुक में एंट्री करो तो ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कि कितने वोट फेवर में आए और कितने वोट अगेंस्ट में आए, आप तो बस ये कर लो वोटिंग होगी, मान लो रेजोल्यूशन पास हो गया तो बस आप तो मिनट्स में इतना लिख देना कि इस तारीख को मीटिंग हुई थी और उसमें ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। जैसे ही आपने लिख दिया कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ था तो ये इंप्लाइड है कि फेवर में वोट ज्यादा आए थे, अगेंस्ट में वोट कम आए थे और शो ऑफ हैंड से रेजोल्यूशन पास हुआ है। आपको ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कि मीटिंग में जो इतने सारे मेंबर आए थे उसमें कितनों ने फेवर में वोट डाला और कितनों ने अगेंस्ट में। मैं आपको बताऊं एक्चुअली में जब आप पोल पढ़ोगे या वोटिंग कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ोगे या पोस्टल बैलेट भी पढ़ोगे, इन सब में ये भी रिकॉर्ड करना पड़ता है कि फेवर में कितने वोट आए और अगेंस्ट में कितना है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट शो ऑफ हैंड के केस में नहीं। बस आप तो क्या करो मिनट बुक में एंट्री कर दो। एक बार आपने मिनट बुक में एंट्री कर दी तो मान लिया जाएगा कि रेजोल्यूशन हैज बीन पास। बोलो आया क्या लिखा है? अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑन अ शो ऑफ हैंड बाय द चेयरमैन, मतलब चेयरमैन डिक्लेयर करता है रिजल्ट कि रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल हुआ, और फिर उसकी क्या हो जाती है एंट्री, एंड एन एंट्री टू दैट इफेक्ट इन द मिनट बुक शैल बी 100% एविडेंस ऑफ सच फैक्ट। कंक्लूसिव का मतलब होता है 100%, एविडेंस का मतलब प्रूफ। तो बोले जैसे ही आपने मिनट बुक में एंट्री कर दी वो इस बात का 100% रेजोल्यूशन है। नो प्रूफ, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं चाहिए ऑफ नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। कोई प्रूफ नहीं रिक्वायर्ड है इस चीज का कि रेजोल्यूशन के फेवर में कितने वोट है या अगेंस्ट में। शो ऑफ हैंड होगा, चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस करेगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ कि फेल हुआ, उसके बाद उसकी एंट्री मिनट बुक में कर दी जाएगी और वही उसका 100% प्रूफ होगा। आपको अलग से कोई प्रूफ इस बात का नहीं चाहिए कि फेवर में कितने वोट आए या अगेंस्ट में कितने वोट आए। बोलिए आया क्या? ये वाला पॉइंट कट कर देना। कट इसलिए करा रहा हूं, ये 109 का पॉइंट है। अभी 109 पढ़ना है, उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे, यहां क्यों दिमाग लगाए। यहां तक क्लियर है क्या? सबको समझ में आता है? ठीक है, इस सेक्शन में मैं कुछ हाईलाइट नहीं कर रहा, इससे कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। एक बेस बिल्डिंग सेक्शन था, मैंने पढ़ा दिया बस। अभी कौन सा सेक्शन खत्म हुआ है? ये काट ही दो यहां से। अभी हमारा सिर्फ एक सेक्शन खत्म हुआ है 107। अभी हमारा सिर्फ एक सेक्शन खत्म हुआ है 107। अब बेटा 107 के बाद अगला सेक्शन आता है 108। 108 है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का। फिर आता है 109। 109 है वोटिंग बाय पोल का, और फिर आता है 110। 110 है पोस्टल बैलेट। मैं पहले 109 पढ़ाऊंगा, फिर 110 पढ़ाऊंगा और फिर 108 पढ़ाऊंगा। 108 या 110 में देख लेंगे कौन सा पहले पढ़ेंगे, वो देख लेंगे, पर पहले 109 ही पढ़ेंगे। वोटिंग बाय पोल इन द मीटिंग सेक्शन 109। अच्छा, सबसे पहला तो सवाल ये उठता है पोल होगा कब? सर एक चीज गांठ मार लो, याद रख लो, जैसे आप रख पाओ। जनरली जनरल मीटिंग के अंदर जो वोटिंग होती है वो बाय शो ऑफ हैंड ही होती है। पोल कब होगा? तो बोले दो केस में पोल होगा। या तो जो जनरल मीटिंग है उसका जो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग को लगता है कि पोल कराना है तो वो सुओ मोटू यानी ऑन इट्स ओन बोल देगा कि पोल कराओ और पोल हो जाएगा। तो लॉ बोला एक तो अगर चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग को लगता है कि पोल कराना है, किसको लगता है? चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग को लगता है कि पोल कराना है, तो शांति से पोल हो जाएगा, बात खत्म। किसको लगता है? चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग को लगता है कि पोल कराना है तो पोल हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है? या फिर जब मेंबर्स डिमांड करेंगे कि पोल कराओ तब पोल होगा। तो पोल दो केस में होगा, या तो चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग सुओ मोटो पोल करा सकता है, या कंपनी के मेंबर्स अगर डिमांड करेंगे कि पोल कराओ तो फिर पोल होगा ही होगा। बोलिए आया? अच्छा एक चीज और है, जो मेंबर्स पोल डिमांड करते हैं वो अपनी डिमांड को कभी भी वापस भी ले सकते हैं। मान लो पोल डिमांड करी हर्ष ने और श्रेया ने, बाद में इनको लगता है कि इनको अपनी डिमांड वापस लेनी है तो अपनी डिमांड को वापस भी ले सकते हैं। बोलिए आया? कभी भी वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोल की डिमांड वापस ले ली गई तो बाय डिफॉल्ट रेजोल्यूशन विल बी पास्ड बाय शो ऑफ हैंड। बोलिए आया? तो पहले तो पोल होगा कब? डिस्क्रिशन का मतलब होता है पावर। एक तो किसको पावर है पोल ऑर्डर करने की? डिस्क्रिशन टू ऑर्डर पोल। इसमें क्या लिखा हुआ है? अ पोल में बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ हिज ओन मोशन, दैट इज बिना किसी डिमांड के, दैट इज विदाउट एनी डिमांड फॉर पोल बाय एनी मेंबर और प्रॉक्सी। इन अदर वर्ड्स चेयरमैन हैज सुओ मोटो पावर टू ऑर्डर पोल। बताओ आया कि नहीं आया? तो एक तो पोल कब होगा?
सिंपल याद रखो, द चेयरमैन एज द सुओ मोटो पावर टू ऑर्डर पोल, डिस्क्रिशन टू ऑर्डर पोल। बताओ आया कि नहीं है? सिंपल एक लाइन याद रखो, चेयरमैन एज द सुओ मोटो पावर टू ऑर्डर पोल। चेयरमैन को लगेगा पोल कराना है, वो अगला पोल कराएगा, ज्यादा मात्रा लगाने की जरूरत है। बोलिए आया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटी टू ऑर्डर पोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटी टू ऑर्डर पोल। अब ड्यूटी टू ऑर्डर पोल में क्या है? इसमें लिखा है कि पोल ऑर्डर करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा पोल ऑर्डर करना। कब पोल मैंडेटरी हो जाएगा ऑर्डर करना? बोले अगर पोल की डिमांड आ जाए। सवाल उठता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में कौन डिमांड करेगा और एनी अदर कंपनी में कौन डिमांड करेगा? तो लॉ बोला अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो या तो ऐसा मेंबर पोल डिमांड करे जिसके पास 10% या उससे ज्यादा कंपनी में वोटिंग पावर है, या ऐसा मेंबर पोल डिमांड करे जिसके पास पेड अप वैल्यू के हिसाब से कंपनी के 5 लाख रुपए के या उससे ज्यादा के शेयर्स हैं। कौन पोल डिमांड करे? या तो ऐसा मेंबर जिसके पास कंपनी में 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, या ऐसा मेंबर पोल डिमांड करे जिसके पास 5 लाख रुपए की पेड अप वैल्यू के या उससे ज्यादा वैल्यू के कंपनी के पास क्या रखे हैं? शेयर। हाँ, अब मेंबर पोल डिमांड कर सकता है, प्रॉक्सी भी कर सकता है। प्रॉक्सी करेगा तो प्रॉक्सी के पास 10% वोटिंग पावर हो या 5 लाख रुपीस की पेड अप वैल्यू के शेयर्स हो। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 मेंबर मिलकर डिमांड कर ले, या 2 या 3 प्रॉक्सी मिलकर डिमांड कर ले, या मेंबर या प्रॉक्सी मिलकर डिमांड कर ले। तो 2-4 लोग अगर मिलकर पोल डिमांड करते हैं तो उनके पास एग्रीगेट में कंपनी की 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होनी चाहिए, या एग्रीगेट में उनके पास 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की पेड अप वैल्यू के शेयर्स होने चाहिए। ये तो अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो। और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सिंपल सा रूल है, ऐसे मेंबर्स पोल डिमांड कर सकते हैं जिनके पास 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है। बोलो आया। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एनी मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी होल्डिंग क्या 1/10 यानी 10%, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नेट लेस देन ₹5 लाख, ये लोग पोल डिमांड कर सकते हैं। और एनी अदर कंपनी में एनी मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी हैविंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर पोल डिमांड कर सकते हैं। तो आपसे पूछे पोल होगा कब, तो आप पहले तो ये बोलेंगे पोल 2 केसेस में होगा। आप पहले क्या बोलेंगे कि पोल 2 केसेस में होगा। कब कब पोल होगा? या तो बोले पोल तब होगा जब मेंबर के पास 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो, या 5 लाख रुपए की पेड अप वैल्यू के शेयर हो, या कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो। ये तो मैंडेटरी केस है पोल का। अगर इतने लोग पोल डिमांड करेंगे तो मैंडेटरीली पोल होगा। और दूसरा केस है चेयरमैन की सुओ मोटो पावर है, अगर उसको लगता है कि किसी मैटर के ऊपर पोल कराना है तो वो पोल करा सकता है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर, हमको क्लियर है। आगे आया विड्रॉल ऑफ डिमांड फॉर पोल, ये छोड़ देना। विड्रॉल ऑफ डिमांड फॉर पोल, विड्रॉ कर सकते हैं क्या पोल की डिमांड? मैंने बताया था आप पोल की डिमांड अगर करते हो तो डिमांड करने के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो द डिमांड फॉर पोल में बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड इट। चलो पोल डिमांड हो गया तो क्या पोल इमीडिएटली होगा? तो लॉ बोला अगर चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग को अपॉइंट करने के लिए पोल डिमांड हुआ है तो इमीडिएटली होगा। और अगर पोल डिमांड हुआ है मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए, मीटिंग को एडजर्न करने के लिए अगर पोल डिमांड हुआ है तो भी इमीडिएटली होगा। और बाकी सब केस में पोल कब होगा? बोले जब चेयरमैन डिसाइड करेगा। लेकिन जिस टाइम पर पोल डिमांड हुआ था उसके 48 आवर्स के अंदर पोल हो जाना चाहिए। मतलब क्या हो गया? चेयरमैन अपॉइंट करना है तो पोल इमीडिएटली होगा, मीटिंग एडजर्न करनी है पोल इमीडिएटली होगा। बाकी सब केस में पोल कब होगा? चेयरमैन डिसाइड करेगा। बाकी सब केस में पोल कब होगा? चेयरमैन डिसाइड करेगा, बट इट शुड बी हेल्ड विद इन 48 आवर्स। क्लियर है क्या? एक सेकेंड। हाँ, गुड आफ्टरनून अनुभव, बोलिए। नहीं अनुभव, आज करा देंगे आपका पेमेंट, है ना? मैं क्लासेस से फ्री होके आज करा दूंगा, है ना? बिफोर 7 PM करा दूंगा ना? हाँ हाँ, बता दो। चलो, यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? तो क्या लिखा है पढ़ना। टाइम ऑफ टेकिंग पोल, पोल लेने का काम क्या होगा? पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ यानी इमीडिएटली। इमीडिएटली कब होगा? अगर पोल डिमांड हुआ है मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए, पोल डिमांड हुआ है जनरल मीटिंग का चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए, किसी और मैटर पे पोल डिमांड हुआ है तो कितनी देर में होगा?
विद इन 48 आवर्स ऑफ द डिमांड फॉर पोल। और कौन डिसाइड करेगा कि पोल कब होना है? द पोल शैल बी टेकन एट सच टाइम एज मे बी डिसाइडेड बाय द चेयर। बोलिए आया कि नहीं आया? बोलिए आया? हाँ एक सेकेंड, हाँ बोलो। हाँ नहीं, आधी घंटा 45 मिनट लगेगी वो ठीक है। पैसा कितना बता रहा है, कितना है, कितना डिफरेंस है, क्या है वो तो पूछो। ठीक है, कितना खर्चा है? ठीक है करा लो, अभी करा लो, 45 मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं है, करा करो के नक्की कर। अरे 1 घंटा में हो जाएगी, अभी तो 2:30 बजे है। मैं फ्री होऊंगा 3:45 क्या दिक्कत है? हाँ हाँ आ जाओ, करा के आ जाओ। हाँ भाई, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ आप कुछ पूछे थे, बताओ। हाँ हाँ, मतलब जो लोग पोल डिमांड करेंगे उनके पास 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए, ठीक बात है। डिमांड सर एक्सेप्ट क्या करनी होती है भाई? पहले तो शो एंड हो गया ना, तो शो एंड से चेयरमैन अपॉइंट हो गया ना, तो हम तो उसी को डिमांड करें ना कि भाई पोल करा, तो वही चेयरमैन एक्सेप्ट करेगा। यही तो लिखा है, पढ़ो सेक्शन 104 में कि जब तक पोल नहीं हो रहा तब तक के लिए जो बंदा शो ऑफ एंड से अपॉइंट हुआ था वही मीटिंग का चेयरमैन रहेगा, तो वही एक्सेप्ट करेगा ना। क्या दिक्कत है? समझ गए? चलो यहां तक क्लियर है बच्चों? आया? ठीक है। अब सर एक चीज समझो, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वोटिंग होती है, तो क्या वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है या स्टेट गवर्नमेंट कराती है? बताओ, वोटिंग कौन कराता है? मतलब पूरा इलेक्शन कौन कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? दोनों ही नहीं कराते। कौन कराती है? इलेक्शन कमीशन कराती है। क्यों? इलेक्शन कमीशन एक थर्ड पार्टी है, तो वो ऐसा उम्मीद रखा जाता है कि इलेक्शन फेयर मैनर में कराएगी और ट्रांसपेरेंट मैनर में कराएगी। अग्रीड हो? सेम चीज कंपनी में, कंपनी में आपने किसी मेंबर को ही बोल दिया पोल करा, तो हो सकता है वो मेंबर चीटिंग कर ले, कोई बायसनेस कर ले, कोई मैनिपुलेशन कर ले, वोट फेवर में आया उसको अगेंस्ट में बोल दे, अगेंस्ट में आया फेवर में बोल दे। तो लॉ बोला जब पोल का प्रोसेस होगा तो कंपनी को एक या एक से ज्यादा एक पर्सन अपॉइंट करना होगा जिसे हम बोलेंगे स्क्रूटिनियर। ये स्क्रूटिनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, ये स्क्रूटिनियर कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, या ऐसा कोई भी बंदा हो सकता है, या जरूरी नहीं ऐसा कोई भी बंदा हो। कुल मिलाकर स्क्रूटिनियर एक आउटसाइडर बंदा होगा, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो बोले स्क्रूटिनियर अपॉइंट होगा और स्क्रूटिनियर की ड्यूटी होगी कि वो ये पूरे पोल प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कराए। तो एक स्क्रूटिनियर अपॉइंट हो जाता है, स्क्रूटिनियर के पास ही सारे वोट जाते हैं, फिर स्क्रूटिनियर ही सभी वोट्स को काउंट करता है और स्क्रूटिनियर ही रिजल्ट अनाउंस करता है, या नॉर्मली प्रैक्टिकली स्क्रूटिनियर रिजल्ट चेयरमैन को बता देता है और फिर चेयरमैन रिजल्ट को अनाउंस करता है। तब आगे ही लिखा हुआ है कि पोल कंडक्ट कराने का प्रोसेस क्या होगा, तो उसमें यही लिखा है कि पोल कंडक्ट कराने के लिए हमको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? बोले पोल कंडक्ट कराने के लिए हमको अपॉइंट करना पड़ेगा स्क्रूटिनियर। तो देखो क्या लिखा है, स्क्रूटिनियर सेट पोल, चेयरमैन्स पावर, रिजल्ट ऑफ पोल। पढ़ना देखो क्या क्या लिखा है। वेयर अ पोल इज टू बी टेकन, जहां पे क्या कराना है? पोल। द चेयरमैन शैल अपॉइंट सच मेंबर सच The chairman shall appoint such number of scrutineers as he may deem fit. बोले अगर पोल कराना है तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग क्या अपॉइंट करेगा? स्क्रूटिनियर। कितने करेगा? जितने चेयरमैन को ठीक लगेंगे। जरूरी नहीं है एक ही स्क्रूटिनियर हो, काम बहुत ज्यादा है तो 2 या 3 स्क्रूटिनियर भी अपॉइंट हो सकते हैं। तो बोले वेयर अ पोल इज टू बी टेकन द चेयरमैन शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ स्क्रूटिनियर्स एज ही मे डीम फिट। स्क्रूटिनियर क्या करेगा? द स्क्रूटिनियर शैल स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब, स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है? सारी चीजों को इवेल्युएट करना, सारी चीजों को चेक करना। तो द स्क्रूटिनाइजर शैल स्क्रूटिनाइज, द स्क्रूटिनाइजर शैल सुपरवाइज। वो बेसिकली क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा द पोल प्रोसेस एंड वोट्स गिवन ऑन द पोल। और फिर स्क्रूटिनियर अपनी रिपोर्ट बना के चेयरमैन को दे देगा और चेयरमैन अनाउंसमेंट कर देगा, पास हुआ तो पास का, फेल हुआ तो फेल का। द स्क्रूटिनियर्स shall report to the chairman in such manner as may be prescribed.
क्लियर है क्या? चेयरमैन की पावर में तो देखते हैं, अभी पहले इसको हाईलाइट करते हैं। तो वेयर अ पोल इज टू बी टेकन, द चेयरमैन शेल अपॉइंट सच नंबर ऑफ स्क्रूटिनियर एज ही मे डीम फिट. Scrutineer shall scrutinize the process and votes given on the poll. The scrutineer shall report to the chairman in such manner as may be prescribed. क्लियर है? फोर्थ पॉइंट आप पढ़ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये देखना, सर इन्होंने बोला कि अगर किसी मैटर पे पोल होता है तो जो पोल पे डिसीजन आएगा उसी को मीटिंग का डिसीजन माना जाएगा। मान लो शेयर का बायबैक होना था, पोल पे डिसीजन आ गया कि बायबैक करना है, तो फिर ये मानेंगे पूरी मीटिंग का डिसीजन यही कि बायबैक करना और बायबैक होगा। मान लो पोल के ऊपर रेजोल्यूशन फेल हो गया तो माना जाएगा कि पूरी पूरी मीटिंग का ही डिसीजन ये है कि बायबैक नहीं करना और बायबैक नहीं होगा। बायबैक तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पोल कराने का। पॉइंट ये, जिस भी मैटर पे पोल होगा तो जो भी पोल का रिजल्ट आएगा वही मीटिंग का डिसीजन माना जाएगा। पोल ने बोला पास तो पास, पोल ने बोला फेल तो फेल। क्या लिखा है? द रिजल्ट ऑफ द पोल shall be deemed to be the decision of the meeting on which the resolution, or shall be deemed to the meeting on the resolution on which the poll was taken. बताइए आया कि नहीं आया? तो इन्होंने बोला the result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting. जो पोल का रिजल्ट आएगा उसी को मीटिंग का डिसीजन मान लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। अब मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इस पूरे पोल प्रोसेस को रीड करो वापस से। सिर्फ पोल प्रोसेस को, पूरा मत पढ़ने बैठ जाना। अब मॉड्यूल से पढ़ रहे हो क्या? मॉड्यूल में तो यार वैसे भी ठीक से है नहीं है। निकाल देता हूं, ये रहा वैसे मॉड्यूल में। तो मॉड्यूल से पढ़ो तो यहां से पढ़ लेना, ठीक है? पूरा ये प्रोसेस है सेक्शन में, ऑलमोस्ट सेम ही लिखा हुआ होगा, कोई बहुत फर्क नहीं होता है ना। चलो, बाकी मैं आपको कल ही दे दूंगा बुक। वो मेरे को लुक्स दे रही है, मेरे को तो हफ्ता भर लगा दिया। चलो, अरे आपको मैंने हफ्ता भर नहीं लगाया, मैंने आपको बुक ही कहा दी, मैंने आपको फोटोकॉपी तो कराई अल्टीमेटली। वो बना ही नहीं रहा था प्रिंटर बुक। आपको भी फोटोकॉपी दूंगा, ऐसी बुक नहीं मिलेगी भैया, क्योंकि फिर वो दे नहीं रहा, वो अटका देगा एक बुक के चक्कर में। ठीक है, तो मैं आपको कल फोटोकॉपी करा के दे दूंगा। यहां तक क्लियर है? चलो जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट, मतलब इसको पढ़ लो तो मैं आगे बढ़ूंगा। पढ़ लो तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से रीड करके मुझे ओके कर देना। बेटा मेरे को एक चीज और याद दिलाना, मेरे को आज आपको एक अमेंडमेंट पढ़ाना है। मैं क्लास के एंड में पढ़ाऊंगा, या अभी रिसेंट में अमेंडमेंट आया, मैं साथ के साथ पढ़ा दूंगा। मेरे को बाद में पेंडिंग रखने का कोई मन नहीं है अमेंडमेंट। बाद में जो और लेट आएंगे वो आते रहेंगे। एटलीस्ट जो अभी आते जा रहे हैं मैं आपको साथ में अपडेट कराता जाऊंगा, जिससे बाद की माथा फोड़ी नहीं रहे कि ये अमेंडमेंट पढ़ना है, वो अमेंडमेंट पढ़ना है, फिर उसमें बहुत टाइम जाता है। क्लियर है क्या? चलिए, ये पढ़ लिया आपने, रीड कर लिया। अब सर एक चीज समझना, सर एक्चुअली में क्या होता है, पोल कराने का पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है। पोल कराने का क्या होता है? पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है। ये लीगल प्रोसेस सेक्शन 109 में नहीं है। पोल कराने का जो लीगल प्रोसेस है वो है रूल्स में। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हर चैप्टर के आपको पता है अलग रूल्स बने हुए हैं। इस चैप्टर के रूल्स का नाम देखो यहां लिखा हुआ है, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। इसका एक रूल नंबर है 21। इस रूल नंबर 21 के अंदर पूरा पोल कराने का क्या गिवन है? प्रोसेस गिवन। तो यहां लिखा हुआ है, प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 21 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। और इसमें मेनली गिवन क्या है? इसमें गिवन है बच्चों प्रोसीजर फॉर स्क्रूटिनाइजिंग द पोल प्रोसेस। इससे पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है मेरे हिसाब से, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूरा प्रोसेस पढ़ा दे रहा हूं, हाईलाइट कुछ भी नहीं करूंगा। हाईलाइट कुछ भी नहीं करूंगा। आपका मन हो तो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो छोड़ देना। अगर आया तो मैं बोल दूंगा मैंने पढ़ाया था, वो सही साफ है। देखो भैया, आज क्या होता है, टीचर कोई चीज इंपॉर्टेंट बताता है, फिर उसमें से नहीं आता है तो बच्चे बोलते हैं हो, अरे भाई हमने थोड़ी ना वहां पे पेपर बनाया है, इससे आज तक क्वेश्चन नहीं आया। पता नहीं इतने सालों से टॉपिक है ये बुक्स में, अब आज तक नहीं आया तो हम तो यही मानेंगे ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कल को तुम्हारे साथ ही एग्जामिनर बोले थप्पी, तो उसमें तो मैं क्या करूंगा ना भाई। चलो अब इधर देखना, सर जब पोल होगा तो जो जनरल मीटिंग का चेयरमैन है उसको ये सब चीजें इंश्योर करानी है। जब क्या होगा? पोल। तो जो जनरल मीटिंग का क्या है? चेयरमैन है, उसे ये सब चीजें इंश्योर करानी है। क्या क्या? पढ़ते चलते हैं।
क्या क्या चीजें इंश्योर करानी है? सबसे पहला ए पॉइंट, द स्क्रूटिनाइजर्स आर प्रोवाइडेड विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स, अटेंडेंस रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज। मतलब चेयरमैन स्क्रूटिनाइजर को देगा क्या क्या देगा? एक तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्यों भाई? सर रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी के सभी मेंबर्स का नाम होगा और पोल प्रोसेस पे वोट कौन करेगा? मेंबर्स। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर जब स्क्रूटिनाइजर को मिलेगा तभी तो स्क्रूटिनाइजर को पता चलेगा कि मीटिंग में कौन से लोग वोट करने आने वाले हैं। समझ गए? तो द स्क्रूटिनाइजर आर प्रोवाइडेड विद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स। मतलब हर मेंबर के सिग्नेचर का एक स्पेसिमेन, समझते हो? स्पेसिमेन होता है परफॉर्मा, फॉर्मेट। मतलब कौन से मेंबर के साइन कैसे हैं सर? क्योंकि जब पोल होगा तो पोल पे वोटिंग होगी पर्ची पे लिख के, तो पर्ची पे हर मेंबर साइन करेगा, तो हमें साइन मिलाने पड़ेंगे ना उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर से कि सही में मेंबर ने ही साइन किया नहीं किया, कोई बोगस बंदे ने तो नहीं कर दिया। तो द स्क्रूटिनाइजर आर प्रोवाइडेड विद रजिस्टर ऑफ मेंबर, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ मेंबर, एक अटेंडेंस रजिस्टर देना पड़ेगा। मीटिंग में मैं अटेंडेंस लूंगा कि भाई कौन मेंबर मीटिंग में आए कौन नहीं आए, और एक आपको देना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी। रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी देने से यह पता चलेगा कि मीटिंग में कौन से मेंबर खुद नहीं आके उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को भेजा है, तो अटेंडेंस रजिस्टर में फिर प्रॉक्सी का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें किसको देनी है? स्क्रूटिनाइजर को। देगा कौन? चेयरमैन। तो द चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग शैल इंश्योर द फॉलोइंग। ए पॉइंट, द स्क्रूटिनाइजर आर प्रोवाइडेड विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स, अटेंडेंस रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज। क्लियर है? आगे इन्होंने बोला चेयरमैन अगेन स्क्रूटिनाइजर को दिलवाएगा। द स्क्रूटिनाइजर आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड बाय द कंपनी परसुएंट टू सेक्शन 105, 112 एंड 113। 105 में तो कंपनी को मिलेंगे प्रॉक्सी फॉर्म्स और 112 और 113 में कंपनी को मिलेंगे रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी किसको देने होंगे? स्क्रूटिनाइजर को। कौन देगा? चेयरमैन। क्यों देगा? अगेन इसका पर्पस यही है कि स्क्रूटिनाइजर को ये पता चल जाए प्रॉक्सी फॉर्म्स को देख के तो कि किन किन मेंबर्स ने प्रॉक्सी भेजा है, और 112 और 113 को देख के पता चलेगा कि किन किन मेंबर्स ने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। बोलो आया? तो स्क्रूटिनाइजर को क्या क्या प्रोवाइड करना है? द स्क्रूटिनाइजर्स आर प्रोवाइडेड विद रजिस्टर ऑफ मेंबर, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स, अटेंडेंस रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज। और क्या देना है? द स्क्रूटिनाइजर आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड बाय द कंपनी परसुएंट टू सेक्शन 105, 112 एंड 113। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब स्क्रूटिनाइजर पोलिंग पेपर अरेंज करेगा। द पोलिंग पेपर शैल बी इन फॉर्म नंबर MGT 12। पोलिंग पेपर क्या? एक फॉर्म है जिसके ऊपर वोटिंग होगी। हर मेंबर को एक फॉर्म बांटा जाएगा, ले बेटा पोलिंग पेपर, ले बेटा पोलिंग पेपर, ले बेटा पोलिंग पेपर। आपको नहीं देंगे। लो बेटा पोलिंग पेपर, लो बेटा पोलिंग पेपर, लो बेटा, लो निधान आप भी लो पोलिंग पेपर, आप भी लो। सबको पोलिंग पेपर बांटेंगे। कौन से फॉर्म में? MGT 12। पोलिंग पेपर में क्या होता है प्रैक्टिकली? मेंबर ऊपर फॉर्म में अपना नाम लिखता है, उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये लिखता है, और फिर वोट लिख देता है कि फेवर में कितने हैं और अगेंस्ट में कितने हैं। समझ में आया? मतलब अगर सारे फेवर में डालने तो सारे फेवर में लिख दो, सारे अगेंस्ट में डालने तो सारे अगेंस्ट में लिख दो, आधे फेवर में आधे अगेंस्ट में डालने तो वो लिख दो, वो आपकी इच्छा है। कुल मिला के पोलिंग पेपर्स आर यूज फॉर वोटिंग। अब मीटिंग में मान लो 400 लोग आए हैं, तो मुझे कम से कम कितने पोलिंग पेपर अरेंज करने पड़ेंगे? 400। और पोलिंग पेपर कौन से फॉर्म में बनेंगे? MGT 12। तो यही लिखा है, द स्क्रूटिनाइजर शैल अरेंज फॉर द पोलिंग पेपर्स। और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा पोलिंग पेपर। करे ना मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू द मेंबर्स एंड प्रॉक्सीज प्रेजेंट एट द मीटिंग। अच्छा, अब ज्वाइंट शेयर होल्डर्स आए हैं। मान लो ये हवा नहीं किनारा, मान लो ये किनारा या किनारी जो भी है, मान लो ये किनारा और ये हर्ष और ये श्रेया और ये कुलप्रीत, ठीक है? ये जो 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं ये ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है। ज्वाइंटली मिलकर इन्होंने शेयर्स खरीदे। अब चारों बोल रहे हमको पोलिंग पेपर दो, हमको पोलिंग पेपर दो। पागल हो गए क्या? तुम ज्वाइंट शेयर होल्डर हो ना, तो चारों क्या करोगे पोलिंग पेपर का? दिमाग खराब हुआ है क्या? किनारा तेरा। तो लॉ बोला जहां पे ज्वाइंट शेयर होल्डर है वहां पे रजिस्टर ऑफ मेंबर में देखेंगे किस ज्वाइंट शेयर होल्डर का नाम पहले आ रहा है, उसको देंगे। मान लो रजिस्टर में सबसे पहले नाम हर्ष का लिखा है तो पोलिंग पेपर बस हर्ष को देंगे। लो, और मान लो हर्ष मीटिंग में आया ही नहीं हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलेगा, सीक्वेंशियल ऑर्डर। हर्ष के बाद देखेंगे नाम किसका, मान लो किनारी का है तो किनारी को देंगे। किनारी भी नहीं आया, किनारी के बाद नाम मान लो श्रेया का है तो श्रेया को देंगे। और मान लो श्रेया भी नहीं आई तो लास्ट में नाम है कुलप्रीत का तो कुलप्रीत को देंगे। बोलिए आया क्या? बोलो आया नहीं आया? तो आगे क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर्स
द पोलिंग पेपर शेल बी गिवन टू द फर्स्ट नेम्ड होल्डर। मेरे एग्जांपल में फर्स्ट नेम्ड होल्डर था हर्ष, और अगर वो नहीं आया है, इन हिज एब्सेंस टू द जॉइंट शेयर होल्डर अटेंडिंग द मीटिंग एज अपीयरिंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फोलियो। फोलियो मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर है। रजिस्टर ऑफ मेंबर में एक लिस्ट होती है सभी की, वो फोलियो होता है। क्लियर है क्या? अच्छा, आप सबको पोलिंग पेपर बढ़ गए। अब तुम अपना पोलिंग पेपर पे वोट लिख के मुझे पोलिंग पेपर वापस करते जाओ। जो जो पोलिंग पेपर वापस आते जाएंगे उनको मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा। मेरे पास एक रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर ऑफ पोल। मान लो सबसे पहले मेरे पास पोलिंग पेपर आया अनुष्का का, तो मैं रजिस्टर में लिखूंगा 1 अनुष्का। पोलिंग पेपर पढ़ूंगा, फेवर में वोट 50, अगेंस्ट में वोट 0, बस खत्म। तो ऐसे करके जितने पोलिंग पेपर आते जाएंगे उनको अब एक जगह क्या करता जाऊंगा, रिकॉर्ड। द स्क्रूटिनाइजर शेल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द पोलिंग पेपर रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पोल बाय इनिशियलिंग इट। ठीक है, इनिशियल मतलब साइन करता जाएगा। पोलिंग पेपर आया, इनिशियल कर दिया छोटा सा, और जिस बंदे का आया उसका नाम लिख दिया, अनुष्का, खुशी, निशा, मनस्वी जो नाखून खा रही है, और दिव्यांशी, और क्या सबका नाम दिव्या रहता है इधर, उसका भी नाम देते हैं दिव्या। घर वालों को बोलो कुछ गूगल करके बढ़िया नाम चूज करा करें आजकल। नंदिनी नहीं, नंदन, जो भी है। चलो सर, अब होता क्या बताए प्रैक्टिकली, ये सब एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि किस तरीके से प्रोसेस वर्क करता है। सबको पोलिंग पेपर बांट दिए, फिर मीटिंग के अंदर एक बक्सा रख दिया जाता है। वो बक्से को ओपन करके पहले सबको दिखाते हैं, देखो बक्सा खाली है, देखो बक्सा खाली है। फिर सबके प्रेजेंस में बक्से को लॉक लगाया जाता है। फिर एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है जहां पे वो बक्सा रखा जाता है। फिर ये पोलिंग बूथ पे आएगी वोट करने। तो जिस टाइम पे वोट करने आएगी उसी टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा कि लो भाई अनुष्का आ गई है। फिर ये पोलिंग बूथ में जाएगी, जो चारों तरफ से कवर्ड रहेगा, वहां पे चुपचाप अपना वोट उस डब्बे के अंदर डालेगी और रिटर्न कर जाएगी। फिर उसी तरह खुशी आएगी, नाम रिकॉर्ड होगा, बक्से में वोट डालेगी। फिर मनस्वी आएगी, नाम रिकॉर्ड होगा, बक्से में वोट डालेगी। साहिल आएगी, नाम रिकॉर्ड होगा, बक्से में वोट डालेगा। ठीक है, ये तनीषा आएगी, बक्से में वोट डालती जाएगी, ऐसे होगा। तो इन्होंने यही बोला, द स्क्रूटिनाइजर शैल लॉक एंड सील एन एम्प्टी पोलिंग बॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स एंड प्रॉक्सीज। क्लियर है? उसके बाद जब वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब इस बक्से को खोला जाएगा वोट्स को गिनने के लिए। तो उन्होंने बोला, द स्क्रूटिनाइजर शैल ओपन द पोलिंग बॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ 2 persons एज विटनेसेस आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर। क्लियर है क्या? ठीक है, ये जी पॉइंट छोड़ देना, इसमें माथा मत लगाना। एच पॉइंट क्या बोल रहा है? एच पॉइंट क्या बोल रहा है? ये तो हमने पहले भी पढ़ा। एक बात बताओ, मीटिंग में मेंबर भी आया और प्रॉक्सी भी आया, किसका वोट वैलिड मानेंगे, मेंबर का या प्रॉक्सी का? क्योंकि प्रॉक्सी तो रिवोक हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, द स्क्रूटिनाइजर शैल एंश्योर दैट इफ मेंबर हु हैज अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी, खुद ही वोट कर दे आके, हैज वोटेड इन पर्सन, द प्रॉक्सीज वोट शैल बी डिसरिगार्डेड। प्रॉक्सी का वोट हम क्या कर देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे। क्लियर है क्या? फिर स्क्रूटिनाइजर वोट काउंट करेगा। द स्क्रूटिनाइजर शैल काउंट द वोट्स कास्ट ऑन द पोल। पोल के ऊपर जो वोट पड़े उन वोट्स को क्या करेगा, काउंट करेगा। द स्क्रूटिनाइजर शैल काउंट द वोट्स कास्ट ऑन पोल, और फिर एक फाइनली रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट किसको देगा बना के, चेयरमैन को। प्रिपेयर अ रिपोर्ट देयर ऑन एड्रेस टू द चेयरमैन। क्लियर है क्या? जे पॉइंट छोड़ देना, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है? स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट में क्या बताएगा? द स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट शैल स्टेट, क्या क्या बताएगा अपनी रिपोर्ट में? स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बताएगा? टोटल वोट कितने कास्ट हुए, मान लो टोटल वोट कास्ट हुए 100, उसमें से वैलिड वोट कितने थे। जरूरी नहीं है सारे वोट वैलिड हो। किसी ने किसी फॉर्म पे ओवर राइटिंग करी है, व्हाइटनर लगा के वापस लिखा है, कोई कैंसिलेशन मार के, तो वो कैंसिल हो जाते हैं वोट। तो 100 वोट पड़े, मान लो टोटल वोट वैलिड में थे 90, तो जो वैलिड वोट आए 90, उसमें से फेवर में कितने आए, मान लो फेवर में आए 55, फेवर में आए 55, अगेंस्ट द रेजोल्यूशन आए मान लो 35, अगेंस्ट द रेजोल्यूशन आए 35। तो वो स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि टोटल वोट कितने आए, टोटल वोट में से कितने वोट वैलिड थे, कितने फेवर में और कितने अगेंस्ट में आए। फिर स्क्रूटिनाइजर फाइनली एक रिपोर्ट बनाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल हुआ, और वो चेयरमैन को देगा फॉर्म एमजीटी 13 में। फॉर्म तो द स्क्रूटिनाइजर शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इन फॉर्म नंबर एमजीटी 13। उसके बाद चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस कर देगा और बता देगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल हुआ।
द चेयरमैन शैल डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ वोटिंग ऑन पोल। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? तो देखो बड़ा इजी सा प्रोसेस है, वैसे तो आप चाहो तो आराम से लर्न कर सकते हो, इस प्रोसेस में कुछ रटने रटाने का ज्यादा कहानी है नहीं। इन्होंने बोला कि वोटिंग बाय पोल होगी, तो क्या करना है, सबसे पहले स्क्रूटिनाइजर को रजिस्टर ऑफ मेंबर देना है। शुरुआत से याद करो, स्क्रूटिनाइजर को रजिस्टर ऑफ मेंबर देना है, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ मेंबर देना है और रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज देना है। फिर स्क्रूटिनाइजर को वो सभी डॉक्यूमेंट देने जो सेक्शन 105, 112, 113 में है। उसके बाद स्क्रूटिनाइजर सभी मेंबर्स को फॉर्म MGT 12 में पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ज्वाइंट शेयर होल्डर में जो फर्स्ट नेम्ड होल्डर है उसे पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद वो एक एम्प्टी बॉक्स लेगा, सभी मेंबर की प्रेजेंस में उसको लॉक एंड सील करेगा। उसके बाद जो जो लोग वोट डालते जाएंगे उनका नाम रिकॉर्ड करता जाएगा। जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 2 विटनेस की प्रेजेंस में बॉक्स को खोलेगा और वोट को गिनेगा। वोट को गिनने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा फॉर्म MGT 13 में। इस रिपोर्ट में लिखेगा टोटल वोट कितने आए, वैलिड कितने थे, फेवर में कितने, अगेंस्ट में कितने हैं। फिर स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट MGT 13 में बना के चेयरमैन को दे देगा और चेयरमैन पोल के रिजल्ट अनाउंस कर देगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल हुआ। रटने वाले रट लो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो आराम से समझ के प्रोसेस पेपर में लिखा जा सकता है। कल को अगर एग्जाम में आ भी जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये प्रोसेस पेपर में लिखकर नहीं आ सकते। बोलिए आया क्या? कोई डाउट हो तो पूछो यहां तक। विटनेस आउटसाइडर होते हैं बेटा, विटनेस कभी भी मेंबर्स नहीं होते। विटनेस आर ऑलवेज न्यूट्रल पर्सन, दे विल बी 2 आउटसाइडर्स। कौन आउटसाइडर्स होंगे? दैट इज फॉर कंपनी और स्क्रूटिनाइजर टू डिसाइड। यहां तक क्लियर है? हाँ बेटा, प्रॉक्सी को मिलेगा उसके, ऑब्वियस सी बात है भाई। पहला नंबर हर्ष का है, हर्ष नहीं आया, हर्ष ने अपने प्रॉक्सी को भेजा तो पहला नंबर हर्ष के प्रॉक्सी का है, वो तो ऑब्वियस है। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? चलो आया क्या? वेरी गुड। अब इसमें एक टॉपिक है एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनीज। इसमें सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि सेक्शन 101 से लेकर 107, 101 किस चीज का था? भूल गए? कितना जल्दी भूल जाते हो आप लोग? 101 किसका था? नोटिस ऑफ मीटिंग का था। 101 था नोटिस ऑफ मीटिंग का। 102 था ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस का। 103 था कोरम का। 104 था चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग का। 105 था प्रॉक्सी का। 106 वो था यूज ऑफ वोट्स डिफरेंटली वगैरह वाला। और 107 में सारे तरीके थे वोटिंग के। बोले जो 101 से लेकर 107 के सेक्शन है और एक 109 जो अभी अभी हमने पढ़ा, बोले ये सभी सेक्शंस प्राइवेट कंपनीज को अप्लाई नहीं होते। हाँ, प्राइवेट कंपनीज अपने आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर दे कि नहीं हम तो ये सेक्शन फॉलो करना चाहते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ये सेक्शन प्राइवेट कंपनीज को अप्लाई नहीं होंगे। मतलब हो ये गया, प्राइवेट कंपनीज के आर्टिकल से डिसाइड होगा कि वो ये सेक्शन फॉलो करना चाहती है या नहीं करना चाहती। मतलब हो ये जाता है कि अगर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा, मान लो आर्टिकल साइलेंट है, तो फिर 101 से लेकर 107 और 109 प्राइवेट कंपनी को अप्लाई कर देते हैं। बट अगर आर्टिकल्स में लिख दिया कि हम फॉलो नहीं करना चाहते तो फिर वो फॉलो नहीं करेंगे और उनको इन सेक्शन से क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन। मतलब ये सेक्शन पब्लिक कंपनीज पे तो लग ही रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज पे भी लग रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज अपने आर्टिकल्स में लिखकर चाहे तो इन सेक्शन को फिर कंप्लाई ना करें। तो इन्होंने क्या बोला? एज पर नोटिफिकेशन नंबर जो भी है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 101 to 107 एंड 109 शैल अप्लाई। वैसे तो अप्लाई होंगे टू आ प्राइवेट कंपनी, लेकिन क्या हो सकता है? अनलेस otherwise specified in the respective sections or the articles of the company provide otherwise। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है क्या? बोलो आया? चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर है? पक्का कोई डाउट या क्वेरी? अब मैं अगला सेक्शन आज नहीं चालू कर रहा, पहले अब मैं एक छोटा सा अमेंडमेंट है बीच में बता दे रहा हूं। आपको लगेगा सर बीच में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सर ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट आया है तो साथ के साथ अपने नोट्स में अपडेट हो, ताकि कल को हम उसको लर्न भी करें तो हम अपडेटेड चीज ही लर्न करें, पुरानी चीज लर्न करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। बोलिए आया? चलिए, तो बुक में चैप्टर नंबर 2 निकालिए। बुक में चैप्टर नंबर 2 निकालिए। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 16 निकालिए। आप मत निकालिए, आप क्या करेंगे? निकाल के बंद कर दीजिए। बुक निकालिए, बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 निकालिए। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 16 निकालिए। मैं नहीं निकालूंगा बोर्ड पे। सेक्शन 16 है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। सेक्शन 16 क्या है बच्चों? सेक्शन 16 है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। निकाल लिया क्या आपने?
चलो ये रहा, मिल गया। इस सेक्शन में 2 अमेंडमेंट आए हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट तो ये है, जैसे कंपनी का नाम आइडेंटिकल होता है किसी दूसरी कंपनी से, तो सीजी बोलती है कंपनी को नाम रेक्टिफाई करो, और कंपनी का नाम किसी दूसरे के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर होता है तो भी कंपनी बोलती है कि आप अपना नाम क्या करो, रेक्टिफाई करो। तो यहाँ पे हमें सीजी के ऑर्डर से 3 महीने में कंप्लाई करना होता था और यहाँ पे 6 महीने करना होता था। अब यहाँ भी ऊपर टाइम चेंज होके 6 महीने हो गया। विद इन 3 मंथ्स को काट के विद इन 6 मंथ्स कर लो। काट के करो बेटा, ओवर राइटिंग मत करो, फिर कैसे पता चलेगा अमेंडमेंट आई है। ओवर राइटिंग कर दिया, बहन ने 3 को 6 बना दिया, बोले चलो छुट्टी। चलो यहां तक क्लियर है? गजब हो यार। पेनल्टी दिख रही है सेक्शन से नॉन कंप्लायंस की, ब्रैकेट में लिखो डिलीटेड, पेनल्टी आ गई है इस सेक्शन से। अब इस सेक्शन में कोई पेनल्टी नहीं है। अब गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को डायरेक्शन दिया नाम बदलने के लिए और कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं किया, तो अब की बार लॉ बोला पेनल्टी नहीं लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंपनी को एक नया नाम अलॉट कर देगी, जो मजा आएगा। बोले ले मजा लिमिटेड, कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नाम अलॉट कर देगी और ये नाम आरओसी को भी इन्फॉर्म कर देगी। फिर आरओसी कंपनी को एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी विद द न्यू नेम, विद द न्यू नेम। क्लियर है क्या? लिखो, तो पेनल्टी काट के इसके नीचे लिखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस अंडरलाइन करना और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस में एक्सप्लेन करना। इफ एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद और डायरेक्शन ऑफ सीजी, इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ सीजी, if company fails to comply with direction of CG, if company fails to comply with direction of CG, then CG itself shall allot a new name to the company, then CG itself shall allot a new name to the company, then CG itself, ये कॉपी में लिखाया हुआ होगा शायद सेक्शन में, then CG itself shall allot a new name to the company, then CG itself shall allot a new name to the company, and ROC shall issue a fresh certificate of incorporation to the company, and ROC shall issue a fresh certificate of incorporation to the company, and ROC shall issue a fresh certificate of incorporation to the company, and ROC shall issue a fresh certificate of incorporation to the company with new name, and ROC shall issue a fresh certificate of incorporation to the company with new name, and ROC shall issue a fresh certificate of incorporation to the company with the new name। बोलिए आया क्या? चलिए कर लिया आपने अमेंडमेंट अपडेट, वेरी गुड। यहां पर आकर मेरी तरफ से फिनिश होता है आज का क्लास। अब जब हम कल मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 7 ही कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले 108 या 110, पोस्टल बैलेट या वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन, जो तुम कहोगे पहले पढ़ा दूंगा, और उसके बाद फिर देखेंगे। कल तो एक ही सेक्शन होगा, 108 पढ़ाऊंगा तो 108 ही होगा, वो भी पूरा होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, और 110 पढ़ाऊंगा तो वही कराऊंगा और वो भी पूरा होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े सेक्शन है दोनों। यहां तक क्लियर है? चलिए।